हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाई स्टडी इजी लर्निंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं आर और एपीएस का फॉर्म आ चुका है। आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है वो लोग पहले तो फॉर्म भर लीजिए और उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और फ्रेंड्स, आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहिए, क्योंकि अंततः एग्ज़ाम में जो है टेस्ट सीरीज ही काम आती है। क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व किए रहते हैं वही जो है एग्ज़ाम में काम आता है। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग हिंदी की टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो है पीसीएस यूपी पीएससी आरओ की 2023 टेस्ट सीरीज है। पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज है। तो चलिए आज हम लोग हिंदी की टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज होने वाली है। चलिए तो क्वेश्चंस हम लोग देखना शुरू करते हैं। इसके विकल्प में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे हमको विशेषण बताना है। तो अनुमान, आकलन, अनुभूत और अनुक्रम। तो यहाँ पे विशेषण बताना है। तो इसमें जो अनुभूत है ये विशेषण है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में अनुभूत जो है विशेषण शब्द है। इसका विशेष अगर हम देखें तो अनुभूति हो जाएगा। इसका जो विशेष है ये अनुभूति हो जाएगा। ठीक है, अनुभूति हो जाएगा। विकल्प में दिए गए जो अन्य शब्द हैं वो विशेष दिए गए हैं। तो चलिए इसके हम लोग विशेषण भी देख लेते हैं। तो अनुमान का जो विशेषण है ये अनुमानित हो जाएगा, और आकलन का विशेषण जो है आकलित हो जाएगा, और अनुक्रम का विशेषण अनुक्रमिक हो जाएगा। ठीक है, अनुक्रमिक हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो शब्द विशेषण कौन सा है ये हमें बताना है। तो भलाई, विद्वान, विवाद और ज्ञान। तो इसमें जो शब्द विशेषण है ये हो जाएगा विद्वान। विद्वान जो है ये शब्द विशेषण है। ठीक है, विद्वान शब्द संज्ञा और विशेषण दोनों की तरह प्रयुक्त होता है। विद्वान शब्द जो है ये संज्ञा और विशेषण दोनों की तरह क्या होता है? प्रयुक्त होता है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दिए गए विशेष विशेषण युग्म में सही सुमेलित नहीं है। तो पहले तो हमें जब भी क्वेश्चन पढ़ना है तो ये जरूर ध्यान रखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा नहीं है और कौन सा है, ये जरूर ध्यान रखना है। यानी सुमेलित है या नहीं है। तो दिन, दैनिक, निर्माण, निर्मित, पतन, पतित, पराजय, परास्त। तो इसका आंसर हो जाएगा पराजय, परास्त। ठीक है, पराजय का विशेषण जो है वो पराजित होता है। क्या होता है? तो पराजित होता है। यहाँ पे परास्त लिखा हुआ है, इस कारण जो है ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो दिए गए हैं दिन का दैनिक, निर्माण का निर्मित, पतन का पतित, ये बिल्कुल ही सुमेलित हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीनों मित्र एक साथ खाना खा रहे थे। उपयुक्त वाक्य में तीनों निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें जो तीनों लिखा गया है ये किस प्रकार का विशेषण है ये हमें बताना है। तो ये जो है समुदायवाचक विशेषण है। ठीक है, समुदायवाचक विशेषण है। तो चलिए देखते हैं कि समुदायवाचक विशेषण क्या होता है। तो ऐसे विशेषण जिनसे समुदाय का बोध होता है उसे समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, चारों, तो ये सारे जो है वो समुदायवाचक विशेषण हैं। आगे है अगला क्वेश्चन। विशेष वह शब्द होता है। तो बताना है कि विशेष जो है वो क्या होता है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। ठीक है, यानी कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, तथा जो शब्द किसी की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द किसी की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेष और विशेषण बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसी पे सारे क्वेश्चन टिके होते हैं, जो विशेषण और विशेषण के क्वेश्चन होते हैं। सुनीत एक अच्छा विद्यार्थी है। इस वाक्य में विशेष्य है, इसमें हमको विशेष्य बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी हो जाएगा। इस वाक्य में विद्यार्थी विशेष्य है, और इस वाक्य में अच्छा जो लिखा हुआ है ये विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव लक्षित होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन। हम लोग 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, 7वां देखते हैं। मेरा लड़का आलसी है। वाक्य में आलसी निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? तो ये जो आलसी लिखा गया है ये बताना है हमको कि किस प्रकार का विशेषण है। तो ये हो जाएगा विधेय विशेषण। ठीक है, जिस वाक्य में विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है,
उसे कौन सा विशेषण कहते हैं? तो विधेय विशेषण कहते हैं। दिए गए वाक्य में आलसी लड़का के बाद प्रयुक्त हुआ है। आलसी जो है वो लड़का के बाद प्रयुक्त हुआ है, तो अतः यहाँ पे विधेय विशेषण हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। दिए गए निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह लेखक है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी राघव परिश्रमी लड़का है, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। मेरा कुत्ता काला है, उसकी पुस्तक पुरानी नहीं है, इन सब में जो है विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 9th नंबर का। दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। दिए गए वाक्य में तीसरा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें तीसरा शब्द जो है वो क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, क्रमवाचक विशेषण है। तो इस प्रकार के विशेषण जिनसे क्रम का बोध होता है क्रमवाचक विशेषण होते हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा आदि, ये सारे जो है वो क्रमवाचक विशेषण हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए विशेष विशेषण युग्मों में सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शंस। जाति जातीय, पुष्टि पुष्ट, पंथ पंथी, निपुणता और निपुण। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा पुष्टि और पुष्ट, क्योंकि जो पुष्टि है, पुष्टि शब्द का जो विशेषण है ये पौष्टिक होता है। पुष्टि का विशेषण पौष्टिक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पुष्ट लिखा है, इस कारण जो ये सुमेलित नहीं होगा। बाकी जितने दिए गए हैं ये बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं है बताना है हमको, तो इसका आंसर वैदेही हो जाएगा। नारायणी, कालिका, कल्याणी ये सारे जो है दुर्गा के पर्यायवाची हैं। वैदेही जो है ये सीता का पर्यायवाची है, सीता का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी जो दिए गए हैं तीनों वो जो है दुर्गा के पर्यायवाची हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक किसी पशु का पर्यायवाची नहीं है? तो है कुंजर, नाहर और विटप। तो इसमें जो विटप है ये किसी पशु का पर्यायवाची नहीं है, अपितु यह जो है वृक्ष का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? वृक्ष का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची भी देख लेते हैं। तो पेड़, द्रुम, पादप, तरु, रुख ये सारे वृक्ष के पर्यायवाची हैं। जबकि है जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची है, घोड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा। और कुंजर जो है ये हाथी का पर्यायवाची है, हाथी का पर्यायवाची है। और नाहर जो है ये सिंह का पर्यायवाची है, नाहर जो है ये सिंह का पर्यायवाची है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सारे ऑप्शन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ भी हमें ध्यान रखना है कि इसमें कह रहा है कि नहीं है। तो पुष्कर, नाक, सहकार, तारापथ। तो इसमें जो सहकार है ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, सहकार जो है ये आम का पर्यायवाची है, सहकार जो है ये आम का पर्यायवाची है। जबकि जो अन्य हैं पुष्कर आकाश के पर्यायवाची है, नाक, तारापथ ये सारे आकाश के पर्यायवाची हैं। आकाश के अन्य क्या के पर्यायवाची हैं? गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, पुष्कर, तारापथ, नाक ये सारे जो हैं वो किसके हैं? आकाश के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और है आकाश का पर्यायवाची फलक, ये भी जो है आकाश का पर्यायवाची है। अब आते हैं हम लोग 14th नंबर के क्वेश्चन पे, उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ भी नहीं है पूछा है। तलवार, चंद्रहास, जिह्वा, रसिका, ब्राह्मण, पुरोहित, कमल, पुंडरीक। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्राह्मण, पुरोहित, ये सुमेलित नहीं है। पुरोहित जो है ये इंद्र का पर्यायवाची है, इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, इंद्र के अन्य क्या क्या पर्यायवाची हैं इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इंद्र जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में। इनके पर्यायवाची तो अधिकतर पूछता है। तो शक्र, सूरपति, देवराज, पुरंदर, देवेश, सुरेश, अमरपति ये सारे जो हैं वो इंद्र के पर्यायवाची हैं। और जीभ का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? तो जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका, रसीला, जबान ये सारे जीभ के पर्यायवाची हैं। बाकी चंद्रहास जो है तलवार का पर्यायवाची है, पुंडरीक जो है कमल का पर्यायवाची है। और ब्राह्मण जो है वो तो हम लोग ब्राह्मण का पर्याय क्या हो जाएगा? विप्र, भूदेव, द्विज, द्विज जो है ब्राह्मण का पर्याय है, बहुत बार पूछा हुआ है। और महिषूर ये सारे जो है वो ब्राह्मण के पर्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन 15th नंबर का। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन चंद्रमा का पर्याय शब्द नहीं है? तो नहीं है यहाँ पे है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, निशानाथ, मयंक, मुकुंद और कलानाथ। तो इसमें जो मुकुंद है ये चंद्रमा का पर्याय नहीं है, क्योंकि मुकुंद जो है वो कृष्ण का पर्याय है, मुकुंद जो है वो कृष्ण का पर्याय है, जबकि अन्य निशानाथ, मयंक, कलानाथ ये सारे जो है चंद्रमा के पर्याय हैं। चंद्रमा के और क्या क्या पर्याय हो सकते हैं, तो इंदु हो जाएगा, शशि, शशांक, सुधाकर, हिमांशु, हिमकर, निशाकर, विभाकर, सुधांशु, चंद्र, सोम, ये सारे जो हैं वो चंद्रमा के पर्याय हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक देवी का पर्यायवाची शब्द है, तो श्री, लक्ष्मीपति, अंजनेय, श्यामा। इसमें जो है श्री जो है वो देवी का पर्यायवाची शब्द है। श्री लक्ष्मी का जी का पर्यायवाची है, इनका अन्य पर्यायवाची है कमला, रमा, पद्मा, पद्मासना, इंदिरा, समुद्रजा, भार्गवी, सिंधु, सुता। लक्ष्मीपति विष्णु का पर्यायवाची है, लक्ष्मीपति जो है ये विष्णु का पर्यायवाची है, विष्णु का पर्यायवाची है, ठीक है। और अंजनेय जो है ये हनुमान का पर्यायवाची है, हनुमान का पर्यायवाची हो जाएगा। और क्या बचा, श्यामा, श्यामा जो है कोयल का पर्यायवाची है, कोयल का पर्यायवाची है श्यामा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो हमें गलत बताना है यहाँ पे। लोहू, रक्त, अयस, लोहा, शार्दुल, सिंह, शोणित, मोर। तो इसमें गलत बताना है ना, तो ये हो जाएगा शोणित मोर। लोहा का पर्यायवाची शब्द अयस है, ये बिल्कुल सही है। इसके अतिरिक्त लौह, सार भी जो है लोहा का ही पर्यायवाची है, जबकि लोहू, रुधिर, खून, शोणित, लौहित, रक्त के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है, अतः विकल्प जो है डी है, सुमेलित नहीं है। मोर का पर्यायवाची भी अग्र देख लेते हैं हम लोग की क्या क्या है, तो मयूर, शिखी, सीतापांग, नर्तक, प्रिय, मेह प्रिय, केकी, एक केकी है, ये भी मोर का पर्यायवाची है। नीलकंठ, शिखावल, सारंग, सारंग, ध्वजी, ये सारे जो है वो मोर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर का। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो मयूर, शिखी, रात्रि, विभावरी, मछली, मत्स्य, मगरमच्छ, मरकट। तो इसमें सुमेलित नहीं है बताना है, तो मगरमच्छ का क्या है, मरकट, ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। मीन जो है, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, मत्स्य हो गया, शफरी एक होता है शफरी, और झश हो गया, और जल, जीवन, ये सब, और मछली, ये सब मीन के पर्यायवाची हैं। रात्रि का पर्यायवाची जो है ये हो जाएगा रजनी, विभावरी, निशा, तमिश्रा, ये सब जो है रात्रि के पर्यायवाची हैं। और मरकट जो है, मरकट, यहाँ जो मरकट लिखा हुआ है ना, ये बंदर का पर्यायवाची है, ये जो है बंदर का पर्याय है, ठीक है। तो इसलिए जो ये विकल्प डी गलत हो जाएगा। निम्न में से गलत युग्म का पहचान करें, गलत युग्म बताना है, तो दिनांक, मिति, रात्रि, दिवाकर, अमृत, अमीय, सरिता, तटिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रात्रि, दिवाकर। इसमें जो मिति है, मिति ये दिनांक का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही है। और क्या क्या पर्यायवाची है दिनांक के, तो तारीख और तिथि। रात्रि का पर्यायवाची अभी हम लोग देखे थे, रजनी, विभावरी, निशा, तमिश्रा। अमृत का पर्यायवाची जो है ये क्या क्या हो जाएगा, तो सोम, अमीय, अमी, सुधा, पीयूष। और सरिता का पर्यायवाची तो निम्ना, तटिनी, तरंगिणी, अपगा, निम्नगा, ये सब जो है वो सरिता के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भंवरा का पर्यायवाची नहीं है, तो मधवा, मधुप, मधुकर, अली। तो इसमें जो है मधवा जो है ये भंवरा का पर्यायवाची नहीं है। भंवरा का पर्यायवाची मधुकर, मधुप, अली, ये सब जो है भंवरा के पर्यायवाची है। मधवा जो है इंद्र का पर्यायवाची है, मधवा इंद्र का पर्यायवाची है। और इंद्र के पर्यायवाची हम लोग पीछे भी देखे हैं, अभी भी देख लेते हैं एक दो, देवराज, सूरपति, पुरंदर, शक्र, सचिपति, ये सब जो है इंद्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम है। अब यहाँ से विलोम शब्द आ गया, तो अल्प का विलोम बताना है कि कौन सा हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा बहु, अल्प का विलोम बहु हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो न्यून है, न्यून का विलोम अति हो जाएगा। और आदि का विलोम क्या हो जाएगा, अंत। और शांत का विलोम क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, शांत का विलोम अनंत हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अथ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे हमको अथ का विलोम बताना है। तो अथ का विलोम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इति। अथ का विलोम इति हो जाएगा, ठीक है। और पूरा का विलोम क्या हो जाएगा, तो पूरा का विलोम अधूरा हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा पूरा का विलोम। और अजल का विलोम जो है वो सजल हो जाएगा, अजल का विलोम सजल हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अर्पण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो अर्पण का विलोम बताना है हमें, तो ये हो जाएगा ग्रहण। अर्पण का विलोम ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। और ग्राह्य का विलोम अग्राह्य या फिर त्याज्य हो जाएगा, अग्राह्य या फिर त्याज्य हो जाएगा। और यहाँ पे विराग है तो विराग का विलोम अनुराग, और विग्रह का विलोम जो है अनुग्रह हो जाएगा। अपकर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, अपकर्ष का विलोम निम्न में से कौन सा है। तो इसका विलोम जो है यहाँ पे हो जाएगा उत्कर्ष, अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष हो जाएगा। उद्गम का जो विलोम है अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष हो जाएगा। अर्थहीन का विलोम जो है अर्थवान हो जाएगा, ठीक है। अर्थहीन का विलोम अर्थवान हो जाएगा। और सदोष का विलोम अदोष हो जाएगा। आगे देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का। उत्पत्ति का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो उत्पत्ति का जो विलोम है इसमें से वो हो जाएगा विनाश, उत्पत्ति का विलोम विनाश हो जाएगा, ठीक है। और उद्गम का विलोम विलय हो जाएगा। विकास का विलोम जो है ये पतन हो जाएगा, पतन। और उत्तम का विलोम जो है अधम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधम हो जाएगा। उत्तम का विलोम अधम हो जाएगा। गुप्त का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो ये हो जाएगा प्रकट, गुप्त का विलोम प्रकट हो जाएगा। चलते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। गुण का विलोम निम्न में से कौन सा नहीं है। तो अब यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो अवगुण, दोष, ऐब, गुणहीन। तो इसका आंसर हो जाएगा गुणहीन। गुणहीन शब्द का विलोम अवगुण, दोष, ऐब, खामी, विकार आदि जो हैं वो होते हैं। अवगुण शब्द का विलोम गुण नहीं बल्कि गुणवान या फिर गुणाढ्य होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर का। इसमें कह रहा है करुड़ का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा। करुड़ का विलोम बताना है कि क्या हो जाएगा। तो करुड़ का विलोम निष्ठुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। करुड़ का अर्थ जो पहले हम लोग करुड़ का अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। तो करुणावान या फिर दयावान होता है, इसलिए इसका जो उचित विलोम होगा ये हो जाएगा निष्ठुर। जबकि जो निष्कलंक है इसका विलोम कलंकित हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कलंकित, कलंकित हो जाएगा इसका विलोम। निष्काम शब्द निम्नलिखित में से किसका विलोम शब्द है। तो जो निष्काम शब्द है इसका विलोम देखते हैं कि क्या हो जाएगा। तो इसका विलोम हो जाएगा कामी। निष्काम का जो सही विलोम शब्द है कामी हो जाएगा। जो नाकामयाब है इसका विलोम हो जाएगा कामयाब। और बदकिस्मत का विलोम खुशकिस्मत। और नाकाबिल का विलोम काबिल हो जाएगा। कितना इजी दिया हुआ है इसमें। आगे क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का। उदासीन का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो उदासीन का विलोम बताना है हमको, तो आसक्त हो जाएगा। उदासीन का विलोम आसक्त हो जाएगा। और खुशकिस्मत का जो विलोम है ये बदकिस्मत हो जाएगा। उद्विग्न का जो विलोम है ये निरुद्विग्न हो जाएगा, ये हो जाएगा निरुद्विग्न, ठीक है, निरुद्विग्न हो जाएगा। चलते हैं अब आगे 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक तरफ तत्सम है और एक तरफ तद्भव है और सुमेलित नहीं है बताना है। मुट्ठी, मुष्टि, लगुड़, लकड़ी, लहसुन, लहसुन, सप्त, सात। तो एक तरफ तत्सम दिया है और दूसरी तरफ उसी का तद्भव दिया हुआ है, तो सुमेलित नहीं है बताना है हमको कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ए जो है इसमें ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो मुष्टि है ये तत्सम है, इधर तद्भव में लिखा हुआ है। और मुट्ठी जो है ये तद्भव है, तो ये यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए। बाकी जो लगुड़ है तत्सम है और लकड़ी तद्भव हो जाएगा। बाकी जो दिया है ये बिल्कुल सही है, ए वाला जो है वो गलत है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर का। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम नहीं है हमको ये बताना है। शिष्य, सौभाग्य, साग, शीतल। तो फ्रेंड्स इसमें जो साग है ये तत्सम नहीं है, ठीक है। साग जो है तद्भव शब्द है, साग जो है तद्भव शब्द है। तो शिष्य, शिष्य जो है तत्सम है, इसका तद्भव सिख हो जाएगा, इसका जो तद्भव है ये हो जाएगा सिख। और सौभाग्य का तद्भव सुहाग हो जाएगा, इसका जो तद्भव है ये हो जाएगा सुहाग। और साग का तत्सम, हमको यहाँ तत्सम देखना है ना, ये हो जाएगा शाक, ये हो जाएगा शाक हो जाएगा इसका तत्सम। और शीतल का जो है तद्भव ये हो जाएगा सीला, इसका जो तद्भव है ये हो जाएगा सीला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर का। निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? तो छार, मैल, रजनी और सत्य। तो इसमें हमको तद्भव शब्द बताना है। तो मैल जो है ये तद्भव शब्द है। सत्य, सत्य का जो तद्भव है ये हो जाएगा सच, सच हो जाएगा। और मैल का जो इसमें तद्भव शब्द पूछा है तो मैल तद्भव है, इसका तत्सम जो है मल हो जाएगा, इसका तत्सम मल हो जाएगा। और रजनी जो है, रजनी का तद्भव रैन हो जाएगा, इसका जो तद्भव है ये रैन हो जाएगा। और छार का तद्भव राख हो जाएगा, इसका तद्भव राख हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है? तो एक तरफ तद्भव है और एक तरफ तत्सम है। फ्रेंड्स अभी भी पेन जो है अभी सही नहीं हुई है, इस वजह से थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा सा जो है एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो इसमें होंठ है और होस्ट, हिंग, हथौड़ा, प्रस्तर, हड्डी और अस्थि। तो इसमें जो है सुमेलित पूछा है हमसे, कौन सा सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हड्डी, अस्थि। डी जो है ये बिल्कुल सुमेलित दिया हुआ है। तो होंठ का जो है ओष्ठ हो जाएगा, ये होस्ट लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा ओष्ठ, ठीक है। ओष्ठ होता तो बिल्कुल सही होता। हिंग का जो है ये हो जाएगा हिंगू, ये हो जाएगा हिंगू। और हथौड़ा का प्रस्तर नहीं हस्त होता है, हथौड़ा का हस्त हो जाएगा। तो ये तीनों जो है बिल्कुल सही यहाँ करेक्ट कर दिया गया है। तो ये कहीं आप लोग नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और कई बार रिपीट भी किया हुआ है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 35 नंबर का। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो विनति, वेश, भाव और वंश। तो इसमें जो तत्सम नहीं है ये हो जाएगा भाव, ठीक है। भाव तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम है ये हो जाएगा भ्रू, ये हो जाएगा भ्रू। भ्रू जो है इसका तत्सम शब्द है, ठीक है। बाकी जो है जो दिया गया है विनति, वेश, वंश, ये सब जो है तत्सम शब्द है। तो विनति का जो तद्भव है ये हो जाएगा विनति। और वेश का तद्भव जो है ये हो जाएगा भेष, भेष हो जाएगा। और वंश का तद्भव जो है ये हो जाएगा बांस, ये हो जाएगा बांस। तो साथ में हम लोग तत्सम भी देख रहे हैं, उसके साथ साथ तद्भव भी देखते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से करते चलिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हमको बताना है सुमेलित नहीं है कौन सा। एक तरफ तद्भव है और एक तरफ तत्सम है। पूरा, पूरक, पोती, पौत्री, पौना, पादोन, पूंछ, पुछ। तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 36 नंबर का डी, पूंछ, पुछ। तो पूंछ जो है तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम है ये हो जाएगा पुछ, ये ऐसे लिखेंगे, पुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। पुछ होता है इसका तत्सम। बाकी जो दिया गया है ये बिल्कुल जो है सही दिया गया है, ठीक है। ये जो बाकी जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही सुमेलित हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 37 नंबर का। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तद्भव, तत्सम। फुर्ती, स्फूर्ति, बकरा, वर्कर, बढ़ई, वर्धकी, बारात, वारात। तो सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। तो बारात, वारात, बारात, बारात ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी जो दिया गया है वो बताना है कि कौन सा इसमें एक सुमेलित नहीं है। तो डी जो है वो सुमेलित नहीं है। तो बारात जो है इसका हो जाएगा तत्सम वर यात्रा,
ये हो जाएगा वर यात्रा। बारात का तत्सम वर यात्रा होता है। बाकी फुर्ती का स्फूर्ति बिल्कुल सही है। बकरा का वर्कर बिल्कुल सही है। बढ़ई का वर्धकी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो पड़ोसी, नयन, नीम, धूल। तो इसमें जो नयन दिया गया है ये तत्सम शब्द है। ठीक है। पड़ोसी का जो तत्सम होता है ये हो जाएगा प्रतिवेशी। पड़ोसी का जो है ये हो जाएगा प्रतिवेशी। प्रतिवेशी। ठीक है। और नीम का जो तत्सम है ये हो जाएगा निम्ब। ये हो जाएगा निम्ब। निम्ब हो जाएगा। और धूल का जो है, धूल का तत्सम धूल ही हो जाएगा। धूल ही हो जाएगा। ठीक है, धूल ही। और नयन का जो है तद्भव हम देखेंगे ना, क्योंकि तत्सम जो यहाँ पे दिया हुआ है नयन, इसका जो तद्भव है ये हो जाएगा नैन। नैन हो जाएगा। नयन का तद्भव नैन हो जाएगा। आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 39 नंबर का। चलिए, तो इसका जो ये क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ पे हमसे तद्भव पूछ रहा है। ठीक है, तद्भव पूछ रहा है। निमंत्रण, तो, दुर्लभ, पक्षी। तो इसमें तद्भव जो है ये हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है। इसका जो तत्सम है ये हो जाएगा ततः। ततः हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे हम लोग, ततः। ठीक है। बाकी निमंत्रण, दुर्लभ, पक्षी ये सारे जो है वो तत्सम दिए गए हैं। तो निमंत्रण का जो तद्भव होगा ये होगा न्योता। गांव में लोग नहीं बोलते हैं कि न्योता मिला है, तो वो हो जाएगा न्योता। और तो का तो ततः हो गया। और दुर्लभ जो है तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा दुल्हा। इसका जो तद्भव हो जाएगा ये हो जाएगा दुल्हा। और पक्षी का जो हो जाएगा पंछी, इसका हो जाएगा पंछी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, तो तद्भव और तत्सम दिए गए हैं। चुम्बना का चुंबन, चाम, चर्म, छाया, छां, छत, छत्र। तो इसका बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से। तो ये हो जाएगा छाया और छां, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो इसमें जो तद्भव और तत्सम ये ध्यान रखना है। तो इसमें जो तत्सम है ये हो जाएगा छाया। ठीक है। तत्सम की तरफ छाया होगा और तद्भव की तरफ छां होगा, तो ये उल्टा कर दिया है। जहाँ पे छां होना चाहिए वहाँ पे छाया कर दिया है, जहाँ पे छाया होना चाहिए वहाँ पे छां लिख दिया है। बाकी लिखा सही है, बस इसको जो है इसका प्लेस बदल दिया है। बाकी जो लिखे गए हैं वो बिल्कुल सही लिखे गए हैं। आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। पहला है यायावर, एक स्थान पर टिककर न रहने वाला। पृष्ठव्य, पूछने योग्य। प्रत्युत्पन्नमति, जो तत्काल उत्तर दे सके। युयुत्सु, युद्ध में शहीद हो जाने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, युयुत्सु, युद्ध में शहीद हो जाने वाला। ये गलत है, इसमें गलत ही पूछा है ना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इसका जो युयुत्सु होता है इसका अर्थ होता है युद्ध करने का इच्छुक। युद्ध करने का इच्छुक। ठीक है। बाकी जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ठीक है। चलिए, तो कुछ हम लोग जो है और जान लेते हैं। जैसे कि अतिवृष्टि अगर है तो उसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक वर्षा होना। अगर अन्य मनस्क लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो। इसी तरह से होता है अधोवस्त्र, यानी कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। और होता है अलोकज्ञ, यानी जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। अनुरक्त, जिसका मतलब होता है कि जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो। तो इस तरीके से जो है कई सारे शब्द हैं जिसके मतलब ऐसे निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस वस्त्र को पहना न गया हो। तो जो जिस वस्त्र को पहना न गया हो तो उसका मतलब होता है अपरहत। ठीक है, अपरहत। जिस वस्त्र को न पहना गया हो तो उसे अपरहत बोलते हैं। और किसी काम के बार बार करने का अनुभव वाला तो उसे बोलते हैं अभ्यस्त। और जहाँ पहुँचा ना जा सके तो उसे अगम बोलते हैं, अगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, पीछे पीछे चलने वाला के लिए प्रयुक्त शब्द होगा। तो उसके लिए जो प्रयुक्त शब्द होगा वो हो जाएगा अनुगामी। अनुगामी हो जाएगा। और जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए अनादृत बोलते हैं। जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए अनादृत बोलते हैं। जिसका आदर न किया गया हो, न किया गया
न किया गया हो उसे अनादृत बोलते हैं। ठीक है, और पीछे पीछे चलने वाला क्या हो गया, अनुगामी हो गया, और अनुसरण करने योग्य को अनुसरणीय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है। जिस रोग का इलाज न किया जा सके लाइलाज, जो छाती के बल चलता हो छतनाग, जिसका मन जगत से उचट गया हो उदासीन, दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग कर देने वाला आत्मोत्सर्ग। तो इसका जो सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा बी, जो छाती के बल चलता हो। तो जो छाती के बल चलता हो उसे ऊरग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊरग बोलते हैं। तो बाकी जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45, जिसे खरीद लिया गया हो। तो जिसे खरीद लिया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो उसका आंसर हो जाएगा कृत, कृत हो जाएगा, जिसे खरीद लिया गया हो। बाकी जो संतान अवैध हो उसे जारज बोलते हैं, पुत्र की वधू को पुत्रवधू, पीने की इच्छा पिपासा। तो इस तरीके से भी बहुत सारे हैं। जो गुण दोष का विवेचन करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आलोचक। जो गुण दोष का विवेचन करता हो उसे आलोचक बोलते हैं। ठीक है, और किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन उसे इतिवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इतिवृत्त बोलते हैं। और जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण हो उसे अश्लील बोलते हैं। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकेक्षक वाक्यांश के लिए वाक्य होगा। अंकेक्षक वाक्यांश के लिए वाक्य होगा, तो इसके लिए जो वाक्य होगा ये हो जाएगा आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। ठीक है, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला उसे अंकेक्षक कहते हैं। जिसे कभी बुढ़ापा न आए, उसके लिए एक शब्द जो निम्न में से कौन सा है, तो उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा अजर। ठीक है, नहीं बोलते हैं लोग अजर अमर, यानी कि जिसे कभी बुढ़ापा न आए। अजहर का अर्थ होता है चमकदार। इसका अर्थ जो होता है ये होता है चमकदार, चमकदार होता है। ठीक है, और अजार का अर्थ होता है बीमारी। इसका अर्थ होता है बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर का। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। जिस स्त्री का पति बाहर हो, प्रेषित पति का, जिसका विवाह न हुआ हो, अशीलवंती, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ। तो इसमें गलत युग्म की पहचान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसका विवाह न हुआ हो, अशीलवंती। तो जिसका विवाह न हुआ हो उसे अपरिणित बोलते हैं, उसे अपरिणित बोलते हैं, अपरिणित। ठीक है, अशीलवंती नहीं बोलते हैं। बाकी जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं, सही सुमेलित हैं। समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसके लिए जो उपयुक्त शब्द है ये हो जाएगा बड़वानल। ठीक है, समुद्र की आग के लिए क्या हो जाएगा, बड़वानल हो जाएगा। कष्ट से संपन्न होने वाला, बाकी जो दिया गया जैसे सूंघा जा सके उसे आग्रह बोलते हैं। किसी स्थान के सर्वाधिक पुराने निवासी को आदिवासी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 51 नंबर का। रोगी में उत्कट जिजीविषा थी, गलत लिखे गए शब्द को सही रूप में छांटें। यानी कि रोगी में उत्कट जिजीविषा थी, गलत लिखे गए शब्द को सही रूप में छांटें। तो इसका जो सही रूप हो जाएगा, इसका जो सही रूप हो जाएगा ये हो जाएगा जिजीविषा, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। जिजीविषा शब्द हिंदी में काफ़ी प्रयुक्त होता है। इसका जो सटीक अर्थ है जीने की चाह, उसे ही जिजीविषा कहते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो सर्वोत्तम, सर्वोत्तम लिखा है, संसारिक, स्रोत, स्रोत, कीर्ति। तो इसमें जो सही लिखा गया है ये लिखा है स्रोत, सी वाला जो है वो सही लिखा गया है। तो सर्वोत्तम जो लिखा गया है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सर्वोत्तम। ठीक है, सर्वोत्तम हो जाएगा। और सांसारिक लिखा है तो ये हो जाएगा सांसारिक, ये हो जाएगा सांसारिक। और कीर्ति जो लिखा गया है कीर्ति, ये लिखा जाएगा कीर्ति, ऐसे लिखेंगे इसे, तो ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो बैल और बकरी घास चरती है,
बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरता रहता है। तो इसमें शुद्ध रूप का चयन करना है कि कौन सा जो है शुद्ध रूप दिया गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि इसमें से कौन सा जो है शुद्ध रूप दिया गया है। तो इसमें जो बी लिखा गया है, बी वाला जो दिया गया है वो बिल्कुल शुद्ध लिखा है। बैल और बकरी घास चरते हैं, तो बैल और बकरी घास चरते हैं, ये शुद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। तो इसमें अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो इसमें जो दशा से लिखा है ये अशुद्ध लिखा है। ठीक है, ये अशुद्ध लिखा है। इसके अनुसार दशा से की बजाय दशा देखकर होना चाहिए। जैसे कि इसका अगर हम लोग शुद्ध वाक्य बनाएं तो ये हो जाएगा, भिखारी की दशा देखकर मुझे दया आ गई। ये ज़्यादा शुद्ध लग रहा है, ना कि भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य बताना है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य होता है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ये जो है डी हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। ठीक है, तो यह जो है विस्मयादिबोधक वाक्य का उदाहरण है। ये जो यहाँ पे लगा हुआ है वाह के बाद, इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इसमें विस्मयादिबोधक वाक्य अर्थात ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तब ये चिन्ह को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पहला है, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो इसका जो शुद्ध रूप है ये सी हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं। ठीक है, तो इसका जो रूप है शुद्ध रूप से ये सी हो जाएगा। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ। तो इसमें शुद्ध रूप पूछा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो पढ़ने में ही लग रहा है यहाँ पे कि जो सी लिखा है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, क्योंकि किसको काटा जा रहा है? तो फल को काटा जा रहा है, तो फल काट कर खिलाओ। तो यहाँ पे काटना किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो फल के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे जो सी है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे सी जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। तो भाई गाने के लिए जो है क्या किया जाता है? अभ्यास किया जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का। तो इसमें है कि प्रकारांतर से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। तो बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो है प्रकारांतर हो जाएगा इसका आंसर। तो उपयुक्त प्रश्न में प्रकारांतर शुद्ध रूप से लिखा जाना चाहिए। प्रश्न एवं अन्य विकल्पों में अशुद्ध रूप में लिखा गया है। प्रकारांतर का अर्थ क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि भिन्न प्रकार से, दूसरी तरह से, किसी और तरह से या फिर अन्य रूप में इसका जो अर्थ होता है ये होता है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का 60 नंबर का क्वेश्चन। बंदूक एक उपयोगी है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन करें। तो बताना है कि बंदूक क्या है। तो बंदूक जो है एक उपयोगी शस्त्र है। ठीक है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है और बाकी जो है असंगत है। तो शस्त्र रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है। अस्त्र जो होता है उसे फेंककर चलाया जाने वाला एक हथियार होता है। अस्त्र जो होता है वो फेंककर चलाया जाने वाला हथियार होता है। तो ये थे हमारे आज के 60 क्वेश्चन। कुछ और जान लेते हैं हम लोग शस्त्र के बारे में। शस्त्र जो है वो हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार होता है
और जो रक्षक होता है ये रक्षा करने वाला हथियार होता है, औजार जो है ये उपकरण होता है। तो ये थे हमारे 60 क्वेश्चन आज के इस टेस्ट सीरीज़ के। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट भी लगे होंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन अच्छे हैं। एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं इसके क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक आप लोग जो है अच्छे से इसको रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। और अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो अपना फॉर्म ज़रूर भर दीजिए, क्योंकि जितना जल्दी फॉर्म भर देंगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। अपना ध्यान रखिए।